Assalamualaikum friends, it's your instructor Zuresh here and welcome to the 8th video of C++ tutorial series। तो आज के इस वीडियो में हम नेस्टेड लूप की एक एग्जांपल करेंगे और साथ एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ एक एग्जांपल लिखी है जो कि हमने ये जो पैटर्न है, जो कि स्टार्स हैं, ये आज हमने ड्रॉ करने हैं अपने C++ प्रोग्राम की हेल्प से। तो सबसे पहले इसको एनालाइज करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ें हैं और इसको हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास प्रोग्राम बनेगा। तो सबसे पहले आप देखें कि एक तो ये है हमारे पास रोज़। ठीक है, हमारे पास 5 रोज़ हैं और 5 हमारे पास कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब हमारे पास 2 डायमेंशनल काम हो रहा है, यानी कि हम डबल लूप लगाएंगे तभी हमारे पास ये फंक्शनैलिटी अचीव होगी, ये पैटर्न अचीव किया जा सकता है। ठीक है, और एक बात ये कि आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो कॉलम की तादाद है वो भी 5 है और जो रो की तादाद है वो भी हमारे पास 5 है। और मिनिमम और मैक्सिमम की हम अभी बात नहीं कर रहे, लेकिन हम जो ओवरऑल बात करें उसकी बात करें कि ओवरऑल हमारे पास कॉलम की तादाद 5 है और रो की तादाद 5 है। ठीक है, तो और हम ये भी देख रहे हैं कि सबसे पहले वाली जो हमारे पास रो है उसके अंदर 5 कॉलम्स हैं, सेकंड रो है उसमें 4 कॉलम्स हैं, थर्ड में 3 कॉलम्स है, फोर्थ में 2 कॉलम्स है, 5 में 1 कॉलम है, कि हमारे पास हर वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है बाय ईच टर्न। ठीक है, तो अब इसको हमने बनाना किस तरह, सबसे पहले इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब कमेंट होता क्या है, तो कमेंट को मैं आपको बताता हूँ कमेंट क्या होता है। ज़रा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। कमेंट हमारे पास जस्ट एक इंडिकेशन होती है कि हमारे जो प्रोग्राम है वो क्या काम है, वो एक्चुअली में कंपाइल नहीं होती, एग्जीक्यूट नहीं होती कंपाइलर के थ्रू, वो जस्ट हमारे पास प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाती हैं प्रोग्रामर के लिए। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फॉर लूप से करेंगे क्योंकि फॉर लूप मुझे जहाँ तक लगता है सबसे बेहतरीन है इस तरह के काम के लिए। तो मैं फॉर लूप लिखता हूँ। ठीक है, और मैं लिखता हूँ कि मुझे एक रो बनानी है, यानी कि मेरी रो कितनी होंगी, मैं कहता हूँ कि मेरी रो होंगी 5। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो रो की वैल्यू है वो कब तक रहेगी, ग्रेटर देन 1 रहेगी, तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि हर बार में हर टर्न के बाद रो की वैल्यू में डिक्रीमेंट यानी कि बाय -1 कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ जैसे हमने बात की थी कि ये हमारे पास डबल है। ठीक है, एक हमारे पास कॉलम है और एक हमारे पास रोज है। तो रो के लिए तो हमने लिख लिया फॉर लूप, लेकिन अब हम क्या करते हैं कि अब हमने लिखना है कॉलम्स के लिए कि हमारे पास हर कॉलम की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले फॉर लूप लिखते हैं। ठीक है, इंटीजर सी हम ले लेते हैं। ठीक है, और उसको हम इक्वल कर देते हैं 5 यानी कि आर की वैल्यू के। अब आर की वैल्यू क्यों कर रहे हैं, और इसको हम लिखते हैं सी वाइल सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और हम कहते हैं कि सी की वैल्यू हर बार हर टर्न के बाद उसको डिक्रीज कर दे। ठीक है, तो अब देखें कि हमारे पास इन दो लूप्स को समझते हैं पहले कि इंटीजर आर यानी कि रो की वैल्यू हमारे पास सबसे पहले तो 5 होगी, फिर उसके बाद कंडीशन लगी है, वो ये कह रहा है कि हमारे पास रो की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन है 1, तो तब तक ये वाला लूप चलता रहे, ये पूरा लूप चलता रहे जब तक आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। और वो कहता है कि हर टर्न के बाद आर की वैल्यू में -1 ऐड हो जाएगा या -1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर लूप लगा हुआ है जो कि कह रहा है कि इनिशियलाइजेशन सी हो रहा है आर की वैल्यू से। आर की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो सी की वैल्यू भी 5 हो जाएगी, अगर आर की वैल्यू 4 होगी तो सी की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। इसी तरह हम आगे कंडीशन लगाते हैं कि जो भी सी की वैल्यू होगी जब तक वो ग्रेटर देन 1 रहेगी तब तक वो लूप चलता रहेगा और हर टर्न के बाद उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1 का। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जब भी r की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब r की वैल्यू 5 होगी, तो इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट रो को डिफाइन कर रहे हैं जिसकी अंदर 5 कॉलम होंगी। तो फिर जैसे ये लूप स्टार्ट होगा r की वैल्यू 5 होगी, इसका मतलब जो सेकंड जो इनर लूप है वो हमारे पास डिपेंडेंट है r की वैल्यू पे। जो भी r की वैल्यू होगी उसके मुताबिक इनर लूप चलेगा। r की वैल्यू 5 होगी तो इसका मतलब ये वाला लूप 5 टाइम चलेगा। r की वैल्यू 4 होगी तो इसका मतलब ये वाला लूप जो इनर लूप है वो 4 टाइम चलेगा। लेकिन इनर लूप कर क्या रहा है, हमने देखा था यहाँ पे वो स्टार प्रिंट करवा रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, हम सी आउट करवा देते हैं। ठीक है, हम सी आउट करवा देते हैं ये यानी कि स्टार, तो हमने स्टार प्रिंट करवा दिया। लेकिन अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास एक गड़बड़ सी आएगी, वो जरा देखना। अब दोस्तों ये देखें गड़बड़ क्या है
प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो सारे के सारे स्टार्स हैं जो हमने यहाँ पे देखे थे वो एक सिंगल लाइन पे ही प्रिंट हो गए हैं। तो इसको हम सेपरेट लाइंस पे किस तरह प्रिंट करें वो देखते हैं। हम अपने फोर लूप सेकंड यानी इनर फोर लूप के बाद बाहर लिखते हैं सी आउट एंड लाइन, ठीक है। एंड लाइन हम करते हैं और अब इसको रन करते हैं तो अब हमारा प्रोग्राम जो है परफेक्टली रन करेगा। परफेक्टली रन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट मिस कर दिया, तो आप भी ध्यान रखिएगा। तो अब देख सकते हैं कि ये परफेक्टली रन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक मेन है, जो कि है अरेज, ठीक है। अब अरे क्या होती है, इसको समझने से पहले हम एक काम करते हैं। हम कहते हैं कि एक इंटीजर टाइप है, हमारे पास एक वेरिएबल है, उसको मैं डाटा असाइन कर देता हूँ या वैल्यू असाइन कर देता हूँ एक ही। और उसी तरह मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास और वेरिएबल है और उसको मैं कहता हूँ वो बी है और उसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 4 की। इसी तरह हमारे पास सी वेरिएबल है, उसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ 5 की। तो अब आप देख रहे होंगे कि मुझे क्या करना पड़ रहा है जब मेरे पास कोई प्रोग्राम में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पे मैं एक ही तरह के डाटा को स्टोर करवाना चाहता हूँ या एक ही तरह के डाटा के साथ काम करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, या तो मेरे पास ये कंडीशन होती है या मेरे पास ये सिचुएशन होती है कि हम सेपरेट वेरिएबल्स बना ले हर डाटा के लिए, जो कि हर सेपरेट मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर होंगे और रैंडमली प्लेस कर दिए जाएंगे मेमोरी में, ठीक है। लेकिन उसके अगेंस्ट हमारे पास एक कोर टाइप होती है, यानी कि हमारे पास स्ट्रक्चर होता है कि हम डाटा को अरेंज किस तरह से करें और उसको यूज़ किस तरह से करें, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास हम कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। अब वो किस तरह से बनाते हैं? अब कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को ही हम अरे कहते हैं। जैसे हमने कहा था ये हमारे पास 3 तरह के वैल्यूज़ हैं जो कि सेम कैटेगरी से यानी कि इंटीजर से बिलोंग करती हैं। तो अब हम क्यों ना सेपरेट वेरिएबल बनाने की बजाय हम एक सिंगल वेरिएबल बनाएं जिसके अंदर हम ये तीनों वैल्यूज स्टोर करवा दें। अब वो करेंगे किस तरह? हम कुछ इस तरह से करेंगे कि जिस तरह हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसी तरह हमने वेरिएबल की टाइप डिफाइन की, ठीक है। उसके बाद जो भी नाम रखना होता है, जैसे मैं टाइम टू लर्न रख देता हूँ, जो हमारी अरे बन रही है यानी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन रही है उसका नाम, ठीक है। और इसके बाद हम दो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके अंदर हम एक सबस्क्रिप्ट डालते हैं, इंडेक्स डालते हैं, यानी कि हम कितनी वैल्यूज़ बनाना चाहते हैं या कितनी मेमोरी लोकेशन रिजर्व करना चाहते हैं अपने वेरिएबल्स के लिए। जैसे हमने यहाँ पे एक बात की, 3 वेरिएबल्स हमने बनाए थे, तो हम यहाँ पर भी 3 ही लिखते हैं। अब 3 हमने मेमोरी लोकेशन रिजर्व कर ली, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस अरे की एक हमने डिक्लेरेशन की है। लेकिन इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, यानी कि इसकी स्पेसिफिक पोजीशन पे वैल्यूज़ को रखेंगे किस तरह? अब जब अरे की बात की जाती है तो हमारे पास एक यूनिक नंबर से, यानी कि हम जब गिनती स्टार्ट करते हैं या काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम कैजुअली 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अरे की पोजीशंस की कि उसके अंदर पोजीशंस कौन कौन सी हैं और उसकी स्पेसिफिक पोजीशन पे कौन कौन सा डाटा पड़ा है, तो हम कहते हैं कि अरे स्टार्ट होती है 0 पोजीशन से या 0 इंडेक्स से, ठीक है। तो हम जब भी इसको वैल्यूज असाइन करने होंगे तो हम लिखेंगे सबसे पहले जो भी अरे का नाम होगा, फिर उसके अंदर जो भी पोजीशन होगी, यानी कि मैं 0th पोजीशन पे जो भी वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ वो मैं 3 है, ठीक है। और इसी तरह मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक और पोजीशन है जो कि हमारे पास 0 से 2 तक जाएगी, तो मैं कहता हूँ सेकंड वाली जो पोजीशन है उसके ऊपर मैं वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ 5। इसी तरह मैं कहता हूँ टाइम टू लर्न, हमारे पास जो अरे की थर्ड पोजीशन है उसके ऊपर मैं जो वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ वो 10 है। अब जब हमने वैल्यूज असाइन कर ली, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जब भी हमने इन वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना होगा, एक तो ये तरीका है कि हम इस तरह से अपनी अरे को डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और तरीका होता है, ठीक है, टाइम, ठीक है। मैंने एक अरे बनाई और उसको मैं कहता हूँ उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और 2 एलिमेंट्स के बाद मैं इक्वल टू लगा देता हूँ और कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ। कर्ली ब्रेसेस के बाद मैं इसको खत्म करता हूँ। अब इसमें क्या होगा कि हम 2 वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर सकते हैं 3 एंड 4 या सपोज 5। तो क्या होगा कि फर्स्ट यानी कि 0 पोजीशन पे ये 3 पड़ा हुआ है और सेकंड यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास 5 पड़ा हुआ है। अब हमने टाइम टू लर्न की जो वैल्यूज असाइन की थी वो हमने क्या किया था, सबसे पहले उसको डिक्लेयर किया, देन उसके वेरिएबल यानी अरे के नेम से उसके आगे वैल्यूज असाइन करवा दी। लेकिन हमने सेकंड टाइप में ये देखा कि हम वैल्यूज को किस तरह से दूसरे तरीके से असाइन करवा सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो हमने इक्वल्स टू साइन का साइन लगाया, देन उसके बाद हमने कोई
वैल्यूज उसको असाइन कर, ठीक है। तो अब इसको प्रिंट कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले प्रिंट करने के लिए सी आउट स्टेटमेंट लिखते हैं, और अगर सपोज करेंगे मुझे टाइम की वैल्यू प्रिंट करवानी है, यानी कि सेकंड पोजीशन पे जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा एंड हम फर्स्ट पोजीशन लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो सेकंड पोजीशन है इसको हम रेफर करते हैं फर्स्ट से। तो इसको मैं अगर रन करता हूं तो आप देखना कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 5 प्रिंट हो रहा है। वो क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 5 की जो पोजीशन है वो फर्स्ट है। अगर मैं 3 लिखता हूँ तो 3 की पोजीशन जो होगी वो हमारे पास 0 होगी, ठीक है। इसी तरह हम अगर टाइम की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, यानी कि टाइम टू लर्न जो अरे बनाई है हमने, ठीक है, तो अगर उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है तो हम सेम वही काम करेंगे जो हमने पिछले तरीके में किया था। जैसे अगर मैं F2 पोजीशन पे जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ, यानी कि हमारे पास 2 पे 10 है तो प्रिंट हो जाएगा 10। तो आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पर बिल्कुल 10 प्रिंट हो गया जैसे हमने चाहा था, ठीक है। तो ये तो होती है हमारे पास बेसिक्स अरे। तो अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। अच्छा, तो दोस्तों एग्जाम्पल में जाने से पहले एक बात करता चलूँ कि अरे होती है वो ना तो सिर्फ हमारे पास इंटीजर डाटा के लिए महदूद है, हम उसको स्ट्रिंग डाटा पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हम फ्लोटिंग डाटा पे भी अप्लाई कर सकते हैं, डबल डाटा पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि स्ट्रिंग की अरे कैसे बनेगी, तो मेरे पास स्ट्रिंग बनाने के लिए एक स्ट्रिंग का कीवर्ड यूज़ होता है। देन मैं आगे एक लिख देता हूँ नेम, यानी कि जो भी अरे का नेम है। देन मैं उसके आगे जितनी भी नेम स्टोर करवाना चाहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ 2 नेम स्टोर करवाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद अगर मैं साथ ही इनिशियलाइजेशन कर दूँ तो मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम जो है उसको जुरेज इनिशियलाइज कर दो, सेकंड कॉमा लगा के जो भी है मैं लिखता हूँ, जैसे सपोज करें अली लिख देता हूँ, और ये हमारे पास 2 अरेज, 2 वेरिएबल्स बन गई और 2 एलिमेंट जो कि 0 पोजीशन पे हैं, जो फर्स्ट पोजीशन पे हैं। अब मुझे इसको प्रिंट करवाना, तो मैं किस तरह प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट करवाने के लिए सेम वही काम नेम, ठीक है, एंड देन उसकी जो 0 पोजीशन है या जो भी पोजीशन आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको नेम भी प्रिंट करवा सकते हैं, यानी कि स्ट्रिंग डाटा के साथ भी काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर सपोज करें कि अगर हम चाहते हैं कि हम यूज़र से इनपुट लें अपने अरेज के एलिमेंट्स को फिल करने के लिए, तो वो हम किस तरह से करेंगे। सपोज करें कि अगर हमें यूज़र करवाना हो तो हम वो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास एक ज़रूरत पड़ेगी साइज़ के एक वेरिएबल की, कि हम कितने, यानी कि यूज़र कितने एलिमेंट्स को ऐड करवाना चाहता है। तो मैं कहता हूँ कि साइज़ का जो वेरिएबल है वो हमारे पास एस के नाम से है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि हमारे पास यूज़र को एक मैसेज शो करवा दिया जाए, एंटर द साइज ऑफ द अरे, ठीक है। तो मैंने यूज़र से अरे का साइज एंटर करवा लिया, मैंने सी इन के थ्रू एस के अंदर स्टोर करवा लिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक अरे बने, मैं कहता हूँ एक ARR के नाम से अरे बनाई, और उसका जो साइज़ होगा वो हमारे पास एस के बराबर होगा, यानी कि जो भी यूज़र एंटर करेगा साइज़। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी एलिमेंट्स यूज़र ने एंटर किया, यानी कि जितनी भी साइज़ एंटर किया है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो ये लूप है वो चले, और चलने के बाद जो है हमारे पास अरे के एलिमेंट्स को फिल करे। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर i इक्वल्स टू 1, और हम कंडीशन ये लगाते हैं कि जब तक i की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू है, कि हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू साइज है, ठीक है, लेस देन साइज है। लेस देन क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि जो अरे का जो साइज है वो हमारे पास n-1 होता है। यहाँ हम यानी कि हम बात करते हैं अगर हमारे पास पोजीशन थी, तो हमारे पास अगर अरे का साइज हो 5 तो इसका मतलब उसकी पोजीशन होती है 0 to 4। इसीलिए हम यहाँ पे लेस देन लगा रहे हैं कि अगर जो भी यूज़र साइज एंटर करेगा वो हमारे पास n-1। तो इसका मतलब अगर n-1 है तो हमें यहाँ से पोजीशन 0 से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट कर दे हर टर्न के बाद, क्योंकि हमें उसकी पोजीशन यानी कि एरे की पोजीशन को भी चेंज करवाना है, वरना वो एक ही पोजीशन पे हमारे पास ओवरराइड करता जाएगा वैल्यू। उसके बाद मैं यूज़र को एक मैसेज शो करवा देता हूँ, एंटर दी, फिर मैंने एंटर दी लिखा, फिर उसके बाद मैं एक स्पेस देता हूँ, और उसके बाद मैं प्रिंट करवा देता हूँ आई, ठीक है। आई के बाद मैं थोड़ी सी स्पेस देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैल्यू, एंटर दी वैल्यू। तो होगा क्या कि हमारे पास जब भी ये प्रिंट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 0th वैल्यू आ जाएगी, एंटर दी 0th वैल्यू, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है, फिर एंटर दी फर्स्ट वैल्यू जब ये लूप कंटिन्यू करेगा। इसीलिए हम जब भी लूप चलाएंगे तो हमारे पास उसकी पोजीशन भी बताएगा। तो फिर मैं उसके बाद सी इन कर देता हूँ। किस में सी इन करना है, मैं ARR के अंदर सी इन करूँगा। कौन सी पोजीशन पे सी इन करना है, आई की पोजीशन पे, यानी कि जो भी वेरिएबल होगा उसकी।
ठीक है, तो अब इसको चला के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो हमसे पूछ रहा है एंटर द साइज ऑफ अरे। मैं साइज ऑफ अरे 3 डाल देता हूँ और वो मुझसे पूछ रहा है एंटर द जीरो वैल्यू, तो मैं जीरो वैल्यू 5 दे देता हूँ, फिर 6 दे देता हूँ, फिर 4 दे देता हूँ। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास हर पोजीशन पे स्टोर हो गई। लेकिन ये हमें प्रिंट नहीं हो रही, वो किस तरह से प्रिंट करवाएंगे या इसको यूज़ किस तरह से करेंगे। तो जब भी हम वेरिएबल्स यानी कि अरे को बना लेते हैं यूज़र के थ्रू, उसके एलिमेंट्स को फिल कर लेते हैं, तो प्रिंट करवाने के लिए हम दोबारा से फॉर लूप का यूज़ करेंगे। सेम फॉर लूप जो हमने इस्तेमाल किया था फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, और हम यहाँ पे आई इज़ लेस दैन एस यानी कि जो हमने पहले कंडीशन लगाई थी, और यहाँ पे फिर से आई प्लस प्लस कर देंगे। देन इसके बाद हम सी आउट लगाएंगे। सी आउट लगाने के बाद हम एलिमेंट या मैं सबसे पहले आई प्रिंट करवा देता हूँ। देन मैं थोड़ी सी स्पेस दे के यहाँ पे लिख देता हूँ एलिमेंट इज़, तो उसके बाद मैं कॉलन दे के यहाँ पे ठीक है प्रिंट करवा देता हूँ ARR। ठीक है, ARR की कौन सी पोजीशन से, मैंने आई की पोजीशन से प्रिंट करवाना है। तो अब देखना कि हमारे पास होता है क्या, कि अब वो फिर से हमसे पूछ रहा है कि एंटर द साइज ऑफ अरे। मैं एंटर द साइज ऑफ अरे 3 कर देता हूँ। वो वैल्यू पूछ रहा है 0 की, तो मैं वैल्यू 2 एंटर कर देता हूँ, 3 एंटर कर देता हूँ और 4 एंटर कर देता हूँ। तो वो कह रहा है कि आपकी 0th एलिमेंट पे हमारे पास 2 है, फर्स्ट एलिमेंट पे हमारे पास 3 है। तो ये हमारे पास कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, तो ज़रा इसको थोड़ा सा करते हैं, यहाँ पे एक एंड लाइन भी लगा देते हैं, ठीक है, ताकि वो बेहतर नज़र आए। तो अब इसको दोबारा से चला के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3, तो मैंने 1 2 3, तो मैंने सेम वही काम किया। 0th एलिमेंट में 1 पड़ा, 2 फर्स्ट एलिमेंट में 2 पड़ा, सेकंड थर्ड एलिमेंट पे 3 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कुछ अरे का। तो इसी तरह हम अरे बना सकते हैं स्ट्रिंग की, ठीक है, डबल की, फ्लोट की, हम किसी भी टाइप की अरे बना सकते हैं। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द सब्सक्राइब button and like button, and also don't forget to share this video with your friends so they can also take advantage of that video. See you in the next video. Allah Hafiz.